भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के जाने माने फिजिशियन और डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंगेश तिवस्कर जी को। और आज का जो हमारा विषय रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान में इसकी काफी चर्चा है। यह है कोरोना वायरस, इसकी संपूर्ण जानकारी। ये विषय जो हमने चुना है आज के संदर्भ में है और इससे उम्मीद है कि आपको काफी लाभ होगा और काफी जो आपके मिथ हैं वो दूर होंगे। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, नमस्कार सभी सुनने वालों को। डॉक्टर मंगेश तिवस्कर का प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर मंगेश, आप पहली बार आज के कार्यक्रम में आए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे सुनने वालों से आपका परिचय हो जाए। थोड़ा संक्षेप में अपने बारे में बताइए। श्रोताओं, मैं डॉक्टर मंगेश तिवस्कर, पिछले 30 सालों से मैं मुंबई में दहीसर में एक फिजिशियन और डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ और हाल ही में मैं पूरे भारत की जो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया है उसका मैं ऑनररी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और कोरोना वायरस जो आज का विषय हम जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं राजेंद्र जी से और आप सभी लोगों से, उसके बारे में शायद मैं आप लोगों से थोड़ा विस्तार से बात कर सकूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप विविध भारती में आए, आपने धन्यवाद भी अदा कर दिया है, लेकिन विविध भारती से आपका परिचय कितना पुराना है? राजेंद्र जी, ये तो बहुत पुराना, क्या कहूँ अभी मैं, आपने मुझे मेरे बचपन में दोबारा लौटा दिया आपने। हालांकि मैं अभी याद कर सकता हूँ कि जयमाला या हवा महल जैसे प्रोग्राम हुआ करते थे। जी जी, आज भी प्रासंगिक हैं। हाँ, और कहने की बात यह है कि उस समय में जब रेडियो एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था और वो सभी के घरों में रहता था, मुझे याद है वो बड़े प्यारे दिन थे हमारे। आज मोबाइल पे आ गया। आज मोबाइल पे आ गया। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये कार्यक्रम। और आज का विषय रहेगा, जैसे कि डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू होने से पहले चर्चा कर रहे थे, आज का विषय है कोरोना वायरस संपूर्ण जानकारी। जी हाँ, हम जानेंगे कि इसकी काफी चर्चा है देश में, विदेश में और खासतौर से चाइना में, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो कोरोना वायरस क्या है और इसे यही नाम क्यों दिया गया है? कोरोना वायरस एक सूक्ष्म विषाणुओं का एक, मैं कहूँगा, गठ है, समूह है। और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको वायरस के नाम से बुलाया जाता है। जैसे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं, वो वायरसेस होते हैं, वो फाजेस होते हैं, वो फंगाई होते हैं। इसमें सबसे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिसे हम वायरस कहते हैं, ये आमतौर के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। जी जी। और ये विषाणु इनका एक समूह होता है जिसमें से कोरोना वायरस, वो पूरी प्रजाति को हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। जैसे इससे पहले भी काफी एक चर्चा में रहते, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, तो इस तरह की जो ये इन्फेक्शन फैलाने वाली जो बीमारी है उसमें कोरोना वायरस भी शुमार हो चुका है। बराबर। और हम चाहेंगे कि ये कोरोना नाम जो दिया गया है, ये पहले से वायरस का नाम है या इसकी उत्पत्ति की गई है? नहीं, ये कोरोना ये जो वायरस, ये पहले से ही ये प्रचलित नाम है ये सूक्ष्माणुओं का, ये जीवाणुओं का। आपको याद होगा राजेंद्र जी, 2 और 3 में एक सार्स बोल के बड़ी बीमारी हुई थी। तो उसका एक कारण कोरोना वायरस का एक गठ हुआ करता था।
वैसे मिडिल ईस्ट में 2012-2013 में मर्स नाम की बीमारी हुई थी। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी वायरस जिसके नाम से बहुत प्रचलित हुए थे और काफी क्षति हुई थी उसके बाद, इन्फेक्शन के बाद में जी। तो ये भी कोरोना वायरस ये प्रजाति में आता है। सो वैसे कोरोना वायरस और हमारा जो नाता चल रहा है ये कई सालों से है। तो ये इन दिनों खास चर्चा में क्यों बना हुआ है अचानक से कि भाई लोग चीन की तरफ मुड़कर देख रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और चीन में इसकी उत्पत्ति पहली बार वुहान में पता चली है। उनका जो वुहान प्रांत है तो वहाँ इसके बारे में पता चला है और ये प्रमुख तौर से चमगादड़ों में मिलता है। अच्छा। ये जो कोरोना वायरसेस है इनका प्राइमरी रिजर्वायर जिसे कहते हैं हम, या प्राइमरी सोर्स जो होता है वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य में ये आ जाते हैं जिसे कहते हैं हम स्पिलओवर होना। सो ये कांटेक्ट ट्रांसमिशन से, ये जो जानवरों के संपर्क में आ जाने से मनुष्य प्राणी में इनका असर होने लगता है। सो ये जो कोरोना वायरस होता है ये चमगादड़ों में पहली बार पता चला था। अच्छा। सार्स नाम की जो बीमारी हुई थी वो अमेरिका में हुई थी और चाइना के ही एक प्रांत में भी हुई थी। ये बिल्लियों से आया था। अच्छा। जिसे सिवेट कैट्स कहते हैं, उनसे आया था। मर्स नाम का जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ था जो सऊदी अरेबिया में और मिडिल ईस्ट में हुआ था, वो ऊंटों के जरिए हुआ था। ओहो। और मनुष्य प्राणी केवल उनका सेकेंडरी रिजर्वायर होता है, या जिसे कहते हैं हम सेकेंडरी होस्ट। अच्छा। प्राइमरी होस्ट इनके ये पक्षी या प्राणी होते हैं। डॉक्टर साहब, ये हम जानेंगे कि कोरोना वायरस के बारे में आपने बताया कि वुहान प्रांत में इसकी अचानक से एक पाया गया है और इसकी उत्पत्ति वहां से मानी गई है। जो इसके पहले भी आपने कई वायरस के बारे में जानकारी दी। ये फैलता कैसे है, खासतौर से फैलने की प्रक्रिया क्या है? जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी ये इसका जो फैलाव है, ये प्राणी ये जो जिनमें ये पाए जाते हैं आमतौर के ऊपर, जैसे चमगादड़ हुए या फिर बिल्लियां हुई या कुत्ते हुए, या कई बार इनके संबंध में या संपर्क में बहुत अधिक आ जाए हम, तो ये प्राणियों से मनुष्य प्राणी में इनका स्पिलओवर होता है। अच्छा। और इनकी वजह से ये मनुष्य प्राणी में उनका असर आने लगता है। लेकिन एक बात यहाँ पर उभर रही है दिमाग में कि चमगादड़ हुआ, बिल्ली हुई या कुत्ता हुआ या अन्य पशु पक्षी हुए, ये तो प्रकृति में निहित है, हमारे साथी ही हैं। लेकिन वो आपने जो संपर्क वाली बात कही, तो ये क्या खान पान के संपर्क वाली बात कर रहे हैं आप? कई बार ऐसा होता है कि इनके संपर्क में हम कई तरह से आते हैं। कैसे? जैसे चमगादड़ों का घोंसला बन गया वुहान में, अगर आप देखेंगे तो उनके वहाँ कई घर ऐसे पाएंगे आप कि जहाँ चमगादड़ घर के छत के नीचे उन्होंने उनके घोंसले बना के रखे हुए हैं। या तो फिर कई बार ऐसे भी होता है कि जो वैम्पायर बैट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो खूनी चमगादड़ होते हैं, जो खून पीते हैं जानवरों का, वो जानवरों को काट लेते हैं। जैसे जंगली, या गाय को काट लिया, या बिल्लियों को काटा, या कुत्तों को काटा, या घोड़ों को काटा, या कैमल्स को काटा, तो उनकी वजह से ये प्राणियों में भी इनका असर आने लगता है। और फिर इनके संपर्क में हम आ जाने के बाद में मनुष्य प्राणी में भी उनका असर होने लगता है। अच्छा। लेकिन एक ये बात कई बार सोशल मीडिया में दिखाई देती है और हम सुनते हैं माध्यम से, जो ईयरफोन लगा के कई बार ऐसे वीडियोस आ जाते हैं कि चाइना जैसे देश में कई ऐसे पशु पक्षियों को भी खाया जाता है आहार के रूप में। तो क्या मांसाहार भी एक उसका कारण बनता है? राजेंद्र जी, मैं ये कहूँगा कि मांसाहार, विशुद्ध मांसाहारी जो लोग होते हैं वो इसके संपर्क में कई बार बहुत जल्दी आ जाते हैं। और मगर हमारे भारतवर्ष में इस तरह का मांसाहार नहीं होता है। चाइना में ये हुआ कि ये लोग मांसाहार करते हैं, मगर उनका जो, मैं बोलूँगा कि उनका जो सिस्टम बना हुआ है, जहाँ हाँ, वो जो प्रणाली है उनकी, जो जिस तरह से वो जीते हैं, तो उसकी वजह से ये कई अधिक संपर्क में आते हैं। और अगर कोई इन्फेक्टेड प्राणी है जिसमें ऑलरेडी कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव है और उसका अगर आपने कांटेक्ट में आए, जिसे हम कहते हैं हाँ, उसके संपर्क में आ गए, तो फिर कई बार ये मनुष्य प्राणी में उसका असर होता है, जिसे कहते हैं मीट हैंडलर्स। अच्छा। खाने की वजह से नहीं, मगर हैंडलर्स जो होते हैं, जो इनके साथ में रहते हैं, जो इनका व्यापार करते हैं या उनका बिजनेस करते हैं या उनको हैंडल करते हैं। मान लीजिए इन परिंदों का कोई पर का कोई बाल भी अगर संपर्क में आ गया, हाँ, या आमतौर के ऊपर इनके भी थूक से या उनके विष्ठा से कई बार मनुष्य प्राणियों में इनका असर आ सकता है। ये आपने बड़ी सधी हुई बात, लेकिन जो कम लोग जानते हैं, आमतौर पे हम देखते हैं कबूतर या कौवा जो बीट कर देता है हम साफ कर लेते हैं,
लेकिन इन्फेक्शन जो होता है वो कायम रहता है। हाँ बिल्कुल। ये आपने बड़ी बात और ये बहुत जरूरी बात है कि एक बार ये मनुष्य प्राणी में आ जाए तो फिर एक मनुष्य से या एक इंसान से दूसरे इंसान में इसका फैलाव हो सकता है, क्योंकि ये संक्रामक है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है। बात चल रही है दोस्तों कोरोना वायरस की, और संपूर्ण जानकारी के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वायरस की पहचान कैसे होती है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसको? हाँ, इसको आइडेंटिफाई दो तरीके से किया जाता है जी। एक तो उसकी कुछ विशेष रक्त की जांचें होती है या तपास होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पीसीआर टेस्ट जिसे कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक विशेष तरह की एक खून की जांच होती है। वो विशेष लेबोरेटरीज में ही होती है। क्या कहते हैं उस टेस्ट को? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर। ये जो टेस्ट होती है ये विषाणु के लिए बहुत स्पेसिफिक टेस्ट होती है, जो आपको 100% डायग्नोसिस मुहैया करा देगी। इसका मतलब अल्टरनेट राय की जरूरत नहीं है? अल्टरनेट राय की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। और कई बार इंसान के थूक से या कफ से या कई बार मल से उनका विषाणुओं का डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे होना, इस तरह से भी इसकी जांच की जा सकती है। स्लाइड टेस्ट की जा सकती है। मगर सबसे 100% पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम पीसीआर कहते हैं, ये रक्त परीक्षण होता है। ये रक्त परीक्षण होता है। और मान लीजिए ये पॉजिटिव आ ही गया है तो उस व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे, वो लक्षण क्या उभरते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी। अभी बात यह है कि कोरोना विषाणुओं की वजह से जो इंसान प्रभावित है उसके लक्षण वैसे ही सामान्य तरीके से होते हैं जैसे कोई आम इंसान को वायरल इन्फेक्शन हो जाए या फ्लू की बीमारी हो जाए। तेज बुखार आना, बदन दर्द होना, सर दर्द होना, खांसी और पेट में दर्द होना, कुछ लोगों में पतला संडास होना, लूज मोशंस होना, या तो फिर अगर इसकी बहुत अधिक मात्रा अगर किसी इंसान में पाई जाती है या इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर उनको सांस लेने में तकलीफ होना या परेशानी होना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ये सब लक्षण आमतौर के ऊपर कोरोना वायरस मतलब किसी आम वायरल बीमारियों के जैसे ही इसके लक्षण होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस तरह की प्रथा है, चाहे गांव हो, शहर हो, छोटा टाउन हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, कि जरा सा कुछ हुआ गोली मात्र ले लेते हैं अपने मन से, और ब्लड टेस्ट तो दूर की बात है, मामूली बुखार काम पर भी चले जाते हैं। 3-4 दिन तक जब बुखार रहता है तब जाके आंख खुलती है कि वायरल है। राइट, बराबर है। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और मेरा ये कहना है सभी श्रोताओं से कि किसी भी बीमारी को, कोई भी जो ऐसी चीज हो रही हो आपके स्वास्थ्य के बारे में जो आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या खुद होके अपने दिल से डॉक्टरों की सलाह के बिना कोई भी तरह का इलाज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। कई बार हानिकारक सिद्ध हो सकता है, कई बार जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ही ना करें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने लक्षण बताए, बुखार आता है, तेज बुखार आता है, तो वो अपनी बुखार की जो रफ्तार है, सीमा, उसको भी पार कर जाता है कई बार? बहुत कम बार ऐसे होता है। आमतौर के ऊपर अराउंड 103-104 तक बुखार जाता है, मगर इंसान को बेहद ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, पूरा पेनफुल, पूरा इतना शरीर में कष्ट होता है, हड्डियां दुखती है, मसल दुख, स्नायुओं का दर्द बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सोना चाहिए, मुझे आराम करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या वजन की कमी भी हो जाती है? ना, इसमें क्योंकि ये एक्यूट बीमारी है, ये तुरंत सामने आने वाली बीमारी है। जिस समय आपके शरीर में ये विषाणुओं का प्रवेश होता है वो दिन से लेके तकरीबन 1 हफ्ते से या ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में इंसान बीमार हो जाता है। जी। जिसे कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। आमतौर के ऊपर ये विषाणुओं का संक्रमण हो जाने के बाद इंसान में तकरीबन 8 से 10 दिनों में ये बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। हम ये चाहेंगे कि जब ये पुकार विषाणु की इतनी फैल जाती है, लक्षण उभर जाते हैं, तो इसको फैलने से बचाया कैसे जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि कोई रोग इस पूरे ब्रह्मांड में है तो उसका इलाज भी है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात कही राजेंद्र जी, और मैं इस बात के लिए विशेष शुक्रिया आपका अदा करूंगा कि आपने ये प्रश्न पूछा। बात यह है कि इसका इलाज 2 या 3 तरह से होता है आमतौर के ऊपर। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे जब जो मरीजों को तकरीबन ये बीमारी के लक्षण पाए गए और ये पक्का है कि ये इनको कोरोना वायरस की बीमारी है। फिर हम वो लोगों के बारे में बात करेंगे कि जिनमें शक है कि ये कोरोना वायरस हो सकता है। जी। और फिर हम वो लोगों की बात करेंगे कि जिनको लक्षण नहीं है मगर होने की संभावना है, चांसेस है।
जी, विस्तार से बताइए। ये इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कोरोना वायरस जिनमें ऑलरेडी हो चुका है, सबसे जरूरी बात फिर से एक बार दोहराऊंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आमतौर के ऊपर सादी दवाइयां होती है, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग दिल से बिल्कुल ना करें। ये पूरी तरह से डॉक्टरों का निर्णय होगा कि आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत है या नहीं। आमतौर के ऊपर किसी भी आम फ्लू की तरह इसका इलाज होता है, जिसमें आपको बुखार के लिए पैरासीटामोल की दवा दी जाती है, अगर बहुत ज्यादा बदन दर्द होता है तो और कोई पेन किलर्स दिए जाएंगे। पानी या पतली चीजें बहुत ज्यादा अधिक सेवन करना, संपूर्ण आराम करना, और सबसे जरूरी बात है कि आपको खुद को सोशली आइसोलेट कर लेना है। ये बिल्कुल ना भूले कि हर एक मरीज की ये एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है कि उनकी वजह से जो बीमारी और समाज में और किसी और वर्ग में या और ज्यादा विस्तारित ना हो, स्प्रेड ना हो। सो ये बहुत जरूरी है। आमतौर के ऊपर सामान्य तौर से अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए जी, तो फिर 4 से 5 दिनों में ये मरीज सही हो जाते हैं। मगर आमतौर के ऊपर ये बीमारी पक्की हुई है तो तकरीबन 7 से 10 दिन तक घर में ही रहना बहुत जरूरी है। अगर कहीं बाहर जाना ही है तो उसके कुछ एटिकेट्स है, जिसके बारे में हम आपके अगले प्रश्न में हम बात कर लेंगे उसके बारे में। फिर आते हैं उन लोगों को कि जिनको ये होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, जैसे डॉक्टर्स है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है जो मरीजों के संबंध में आते हैं, जिनको अस्पतालों में ये मरीजों का इलाज करना है। डॉक्टर्स है, नर्सेस है, हॉस्पिटल स्टाफ है, इन लोगों का कैसे उन्होंने उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसे कहते हैं पीपीई या स्पेशल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स पहन के ही ये मरीजों को देखना चाहिए। अच्छा। कोरोना वायरस के मरीज को हॉस्पिटल के एक स्पेशल वार्ड में ही रखना चाहिए, जहां आम लोगों का आना जाना बिल्कुल मना होना चाहिए, बिल्कुल वर्जित रहना चाहिए। और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या रिश्तेदार जो भी ये मरीजों से मिलने की कोशिश करे या जाने की इच्छा हो, तो उनको ये स्पेशल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है, ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसे कहते हैं, वो पहन के जाना चाहिए जी। और उसकी जो सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हैंड हाइजीन, हाथ अच्छी तरह से धोना साबुन के पानी से या 70% अल्कोहल सॉल्यूशन से, ये बहुत जरूरी है। इसको संभालना, सैनिटेशन बहुत जरूरी है। हैंड बार बार हाथ धोना ये मरीजों के संपर्क में आने के बाद। फिर अगर आप कपड़ों, वो जो कपड़े पहने हुए उसको बदल देना है, उसका हाइजीन बहुत जरूरी है। और जिनको संभावना है होने की, अगर ऐसा लगा जैसे अभी ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है और एक आम आदमी है, तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन किया जाता है मतलब जिनमें होने की संभावना है, सस्पेक्टेड है। जैसे आप चाइना में जाके आए हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपको वहां से ऐसा लगता है कि जब आप आ गए हो तो बुखार के लक्षण लग रहे हैं आपको, तो आपको क्वारंटाइन किया जाता है, क्योंकि वायुमंडल से आने वाली बीमारी है। क्योंकि ये बीमारी फैलती है, ये आमतौर के ऊपर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, खांसते वक्त या छींकते वक्त, जो हाथ में मिलाते वक्त जो ड्रॉपलेट्स एयर में स्प्रेड होते हैं, तो उससे ये इन्फेक्शन एक से दूसरे इंसान में जाता है जी। उनको क्वारंटाइन किया जाता है। उसके कोई स्पेसिफिक वेज होते हैं जो सभी भारत में सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जहां भी पोर्ट ऑफ एंट्रीज है, वहां सब ये बने हुए हैं। बम्बई में भी बना हुआ है, कस्तूरबा हॉस्पिटल में भी अच्छे से इनका क्वारंटाइन डिवीजन बना हुआ है कोरोना वायरस के प्रोटेक्शन के लिए। और जो लोगों में संभावना है होने की, वो लोगों के बारे में हमने बात की। अभी जो आम आदमी है, उन्होंने क्या करना चाहिए जी, ये बताइए। आम आदमियों ने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो ये मरीज है उनसे जितना हो सके उतना दूर रहे, पब्लिक प्लेसेस में जहां तक हो सके ना जाए, और अगर कॉम्पैक्ट जहां जैसे बस में ट्रैवल करना या रेलवे में ट्रैवल करना, जैसे हमारी लोकल ट्रेनें हैं उसमें ट्रैवल करना, या इवन लॉन्ग एयर फ्लाइट्स जो होती है वहां उसमें ट्रैवल करना, थोड़ा ये दिनों में थोड़ा संभाल के करना जरूरी होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी विस्तार से आपने जानकारी दी है कि इसको फैलने से कैसे बचाया जा सकता है, और इसमें चिकित्सकीय सलाह प्राथमिक रूप से लेना जरूरी है। हम चर्चा कर रहे थे कि फैलने से कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है उससे कैसे बचें और किसी को बचाएं। लेकिन एक आम हम जो दृश्य देखते हैं टीवी पर, और खासतौर से चाइनीज लोगों को देखते हैं जहां वुहान प्रांत में बीमारी फैली हुई है, या चाइना से आने वाले उन लोगों को देखते हैं जो इंडिया के एयरपोर्ट्स पर उतरते हैं, वो मास्क पहने होते हैं। हाँ, तो आपकी क्या राय है, क्या मास्क पहनने मात्र से इस संक्रमण से बचा जा सकता है? राजेंद्र जी, इस प्रश्न के लिए तो मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा क्योंकि इतनी सारी गलतफहमियां ये मास्क
और इससे जुड़ी हुई है कि मैं कह नहीं सकता है। जी। और सोशल मीडिया पे तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव मुझे नज़र आता है। बिल्कुल। आमतौर के ऊपर कुछ स्पेसिफिक मास्क होते हैं जो ही इन विषाणुओं से थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं। 100% बचाव सिर्फ वो जो पूरा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उसी से होता है, वो पहन के तो चला नहीं जा सकता है। दूसरी चीज, जो मरीज है जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस हुआ है और उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी है या वो घर पे है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, उनका घर पे ही इलाज चल रहा है। अभी जैसे उनको बाहर जाना है, जैसे डॉक्टर की विजिट है और उनको जाना है, तो उनके लिए एक विशेष मास्क होता है जिसे कहते हैं N95 मास्क। अच्छा। ये आमतौर के ऊपर उपलब्ध है और केमिस्ट के शॉप्स में ये मिलता है, या तो जिसे कहते हैं ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क जो अवेलेबल होते हैं। मगर वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये जो विषाणु जो आपके थूक से या आपके सलाइवा से जो बाहर आके आम लोगों को उसका इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको टालने के लिए ही ये मास्क पहनते हैं, वो अंदर ही रहे। और जिन लोगों को बीमारी नहीं है और सिर्फ आपको कहीं जाना है और पब्लिक प्लेस में, तो सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल जो अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था है, इसके बारे में काफी लोगों को जानकारी होगी, श्रोताओं को भी इसके बारे में जानकारी होगी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम इंसान को इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है? इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो मास्क पहनने से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बचाव ये बीमारी से हो जाएगा, तो आप पूरी तरह से भ्रांति में जी रहे हो। बिल्कुल। मास्क पहनने से इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता है। और आमतौर के ऊपर जो सादे सादे मास्क जो आजकल बाजार में बेचे जाते हैं, उनसे तो बिल्कुल दूर रहिएगा। बिल्कुल। अपवाद स्वरूप यदि मास्क पहनना ही पड़े तो आप स्पष्ट तौर से खुलकर बताइए कि किस तरह का मास्क किनको पहनना चाहिए। अपवाद तौर से अगर मास्क पहनना ही है तो मास्क सिर्फ उन लोगों को पहनना है जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो ये मरीजों के संपर्क में आते हैं, जैसे मरीजों के रिश्तेदार हो या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो उनको, अटेंडेंट्स हो उनको। दूसरी बात यह है कि अगर मरीज को किसी भी वजह से अगर सोशल गैदरिंग्स में जाना है या कहीं ऐसी जगह पे जाना है जहां काफी लोग मिले, तो फिर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, ये ऐसे समय पे ये लोगों ने मास्क पहनना चाहिए। और तीसरी बात जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको मास्क पहनना ही है तो सिर्फ वो N95 वाला मास्क ही पहने, जिससे आपको प्रोटेक्शन होगा। ये केमिस्ट की दुकान पर अवेलेबल है? हाँ, मिलता है। क्या कहना होगा? N95 मास्क देना। तो श्रोताओं, आपने सुन लिया होगा कि ये मास्क जो डॉक्टर साहब ने बताया है, उसकी डिमांड आप कर सकते हैं अपने चिकित्सक की राय पर, आवश्यक हुआ तो। अच्छा, घर वाले जो होते हैं या सामाजिक एक बात कह रहे हैं हम कि अगर इसको इस ढंग से भी लेते हैं लोग कि घर में ही कोई मरीज है या किसी विषाणु का इन्फेक्शन उसको हो गया है, जैसे कोरोना ही है, तो जहां भी इसकी फैलाव वाली बात है, तो घर वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए और मरीज के प्रति क्या उसकी सहानुभूति होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक आम बीमारी है और जो इतनी घातक नहीं है जितनी समझी जाती है या जैसे जताया जा रहा है। जी। घर वालों को ये देखना जरूरी है कि जहां तक हो सके वहां तक खुले हवा में, ताजी जहां खिलती हवा हो या जिसे कहते हैं वेंटिलेटेड रूम्स हो, ऐसे जहां अच्छा सा सूर्य प्रकाश हो, वेल लिट वेंटिलेटेड रूम जहां सनलाइट एडिक्वेटली अवेलेबल हो, ऐसी जगह पे मरीज के साथ में रहे। इनकी जो हाथ पोंछने की, इनकी तौलिया, बेडशीट्स, इनको रेगुलरली सैनिटाइज करे और अलग से रखे और सैनिटाइज करे। अलग से रखने से भी बेहतर है कि उनको अच्छे से धोए, सैनिटाइज करे और अच्छे से सुखाए। तीसरी बात है कि आप अगर उनके संपर्क में आते हैं तो अच्छी तरह से हाथ धोना जरूरी है। कम से कम 20 सेकंड के लिए आगे से, पीछे से, उंगलियों के बीच से, सभी तरह से धोने की प्रक्रिया जो है वो बताई भी जाती है। हाँ, वो बताई भी जाती है और ये आपको कोई भी सोशल मीडिया साइट्स पे आपको इसके बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो हाथ धोना बेहद जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है कि कई बार ये न्यूज में आ जाता है, अखबारों में प्रकाशित हो जाता है या हम देखते हैं, तो भारत में इस कोरोना वायरस आने के कितने चांसेस एक चिकित्सक के बतौर आप पाते हैं? हाँ, ये बहुत महत्व का प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि बात यह है कि सभी भारतीयों के दिलों में इसके बारे में एक डर सा बैठा हुआ है। आज तक की जो जानकारी है, इसके भारत में सिर्फ 3 मरीज पाए गए। उसमें बाद में पता चला कि 2 को कोरोना की कोई लक्षण है ही नहीं और कोरोना की कोई सिम्टम्स नहीं है इसमें, सिंपल वायरल इन्फेक्शन हुआ है। एक मरीज जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर वो अपने घर पे जा चुका है। बाकी जितने भी लोग जो भारतवर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जिन्होंने चाइना में या सिंगापुर में या थाईलैंड में या इंडोनेशिया में या ऐसी कोई भी एरिया में ट्रैवल किया हो पिछले 14 दिनों के अंदर,
तो भारत सरकार ने इनके लिए अच्छे से सुविधा बनाई रखी हुई है। पूरी मेडिकल टीम विजिलेंट है, सभी एयरपोर्ट्स पे इसके बारे में जानकारी दी जा रही है लोगों को। और जहां भी ऐसे कुछ भी मरीज ऐसे या आशंका भी है तो उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। और जो भी जरूरी है वो पूरी केयर भारत सरकार ले रही है। सरकारी स्तर पर मतलब ये पूरी तरह से मुकम्मल किया जा रहा है। जी जी। अच्छा, कई एनजीओज भी लगे हैं। हाँ, काफी संस्थाएं इसके साथ में जगह जगह जाते हैं। काफी संस्थाएं इसके साथ में जुड़ी हुई है। अच्छा, भारत में ऐसा कौन सा स्थान, क्योंकि जलवायु समशीतोष्ण कही जाती है अपने देश की, तो आपके हिसाब से किस इलाके में ये वायरल जल्दी से अटैक करते हैं, ऐसा कौन सा प्रदेश है? नहीं, आमतौर के ऊपर ऐसा नहीं। जैसे आमतौर के ऊपर कोई भी फ्लू का सीजन होता है, जैसे ठंडी के दिनों में फ्लू का प्रादुर्भाव ज्यादा होता है। सब तरह मरीज, जैसे ही ठंडी और गर्मी इनका जो डिसबैलेंस चालू हो जाता है तो उस समय में फ्लू के मरीज बढ़ जाते हैं। तो वही वातावरण होता है जो इनको पोषक होता है। तो ये रूटीन है, उसमें कोई अलग से विशेष कुछ नहीं है। ये आपने बहुत भ्रम तोड़ने वाली बात कही है और इससे सभी हमारे सुनने वाले भी लाभान्वित होंगे कि ऐसी गलतफहमियों को दिल में ना रखें कि वहां जाने से ऐसा हो जाएगा, यहाँ जाने से ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल, इसके भ्रम में भी ना रहे और डरने की भी कोई बात नहीं है। मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं। ये सिंपल एक वायरस है, सिंपल सादा विषाणु है। वायरल इन्फेक्शन का कोई विषाणु होता है, करेक्ट है ना? यस। तो इसका इलाज है और एक आम फ्लू की तरह ही होगा। हाँ, मगर ये एक बात मैं बहुत जरूरी यहाँ कहना चाहता हूँ राजेंद्र जी, कि जिस तरह से कोरोना वायरस के बारे में हमारी जानकारी है और हम इसके बारे में सोचते हैं, उसी तरह से मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे श्रोता फ्लू के बारे में भी सोचे। अच्छा, कई बार कोरोना वायरस से फ्लू का वायरस कई बार ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, इसलिए आजकल सभी के लिए फ्लू का टीका मिलना शुरुआत हुआ है। वैक्सीनेशन जिसे हम कहते हैं। साल में एक बार लगवाना होता है। तो आपका फ्लू का टीका जरूर लगवाएं ताकि। अच्छा, जो लोग बार बार छींकते हैं, हाँ, कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर थूक देते हैं, एकदम खांस देते हैं, तो ये भी उसके लक्षण है? प्राइमरी लक्षण हो सकते हैं, मगर ये लोगों ने एक विशेष केयर लेनी जरूरी है, जिसे हम कहते हैं सोशल एटिकेट्स, या जैसे कहते हैं हम कफ एटिकेट्स। अगर खांसना है तो हाथ में ना खांसे, एल्बो में खांसे, हाथ मोड़ के आपके कोहनी में खांसे, जी, ताकि किसी और जगह से आपका ये संपर्क ना हो और ये विषाणु वो सरफेस पे ना जाए। क्योंकि हथेली तो हाथ में मिला के आती है। बिल्कुल। या तो फिर आपके हैंकरचीफ में खांसे, रुमाल में खांसे। जी। सो ये बहुत जरूरी है संभालना। ये सावधानी आवश्यक है, बहुत। और ये एटिकेट भी कहा जाता है। हाँ, इसे सोशल एटिकेट्स या कफ एटिकेट्स जिसे कहते हैं, इसे, और ये सभी की जिम्मेवारी। डॉक्टर साहब, कोरोना की बात जहाँ तक चर्चा में आम होती है तो ये सरेआम बात जाहिर होने लगती है कि भाई देखिए, ये जानवर से दूर रहिए, चमगादड़ से हुआ है, कुछ कहते हैं कि सांप लोग खाने लगते हैं तो वहां से भी ऐसा होता है। खैर, वो उनकी एक निजी बात है कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो कई बार डाले जाते हैं जो भ्रमित करते हैं, वहां के है भी है कि नहीं, हाँ, या दरअसल बात क्या है। बात तो हम उसको माने नहीं, लेकिन कई लोग इस बात को मानते हुए ये सलाह देने लगते हैं कि जानवरों से दूर रहना चाहिए। तो बतौर चिकित्सक आप क्या कहेंगे कि हमें अपने आप को जानवरों से दूर रखना चाहिए, चाहे वो पालतू पेट्स हो, लेकिन किसी को यदि इन्फेक्शन है तो वो जानवरों के समीप ना जाए? सबसे जरूरी बात है राजेंद्र जी, मैं आज ये आपके प्रश्न के द्वारा सभी श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि कोई भी जानवर हो, पालतू हो या जंगली हो या आम हमारे जिंदगी में जितने भी सारे जानवर आते हैं, एक अंतर हमेशा बनना चाहिए, या एक अंतर जिसे हम कहते हैं सेफ डिस्टेंस, ये हमेशा रहना बहुत जरूरी है। अच्छा। पालतू जानवरों को कई बार आप आपके बेडरूम्स में, आपके चद्दरों में, आपके जैसे कुत्ते हुए, बिल्ली हुई, अरे कई लोग तो बगल में सुलाते हैं। हाँ, बगल में सुलाते हैं, एक साथ में खाना खाते। प्यार करना बेहद जरूरी और ये अच्छी बात है। इसके बारे में मुझे कोई आशंका नहीं कि ये जरूरी भी है और ये आपत्ति भी नहीं। और ये इंसान का साथी है, ये इंसान की जिंदगी है। सो इसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं। आपत्ति मुझे उसी समय होगी जब ये जानवरों को आप बेहद ज्यादा नजदीक, या आप ये जानवरों को इंसानों की जैसी तरह आप उनको ट्रीट करते हो। एक इमोशनल कांटेक्ट हो, मगर एक सेफ डिस्टेंस रखना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ कैसे एक्सीडेंट्स हो जाए। और कोरोना वायरस उसका एक जाज्वल्य उदाहरण मैं बता सकता हूँ कि जो ये अभी चमगादड़ों की बात हुई, जैसे आपने सांपों के जरिए कोरोना वायरस सांपों में भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये मेरा कहना भूल गया, मगर सांपों के साथ में वो दूरी बनाए रहना बेहद जरूरी है। तो ये जो प्राणी है, इनकी जो जीवन शैली है वो ऐसी रहने दे, उसको बदल कर
प्रकृति ने वैसा बनाया, जैसा बनाया है वैसे ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप उनकी मदद कीजिए, उनको सेफ रखिए। आप उनको पेट बना सकते हैं, जैसे मैं कुत्ते बिल्लियों की बात कर रहा हूँ, आप पालतू बना सकते हो, मगर एक दूरी बनाइएगा, क्योंकि वो हम इंसान हैं और वो जानवर ही हैं। और जब भी आप इनके संपर्क में आते हो तो फिर से मैं दोहराऊंगा कि हाथ धोना ना भूलिए। जब भी आप कोई भी प्राणी को छूते हो, उसे सहलाते हो, उसे पास लेते हो, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इनके संपर्क में आने के बाद तुरंत अच्छी तरह से साबुन से या डिसइंफेक्टेंट से या 70% अल्कोहल सॉल्यूशन से आपके हाथ साफ करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस संपूर्ण जानकारी विषय पर हमारा कार्यक्रम इस समय जारी है और बिल्कुल समापन की ओर है। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे संपूर्ण रूप से, क्या इस वायरस के प्रति एहतियात या सावधानी रखनी जरूरी है ताकि इस बीमारी से पूरी तरह से बचाव किया जा सके? राजेंद्र जी, चलते चलते मैं आपको और हमारे सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस हो या कोई और इन्फेक्शन हो, इनसे सावधान रहना हमेशा समझदारी, इनसे सावधानी रखना हमेशा समझदारी की बात होती है, मगर इससे डरने की या चिंतित होने की या घबरा जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक आम विषाणु जैसा इन्फेक्शन है। हाँ, ये आम फ्लू वायरस से थोड़ा ज़्यादा जल्दी फैलता है, इन्फेक्शियस ज़्यादा है, मगर ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं अगर उसकी केयर हम लेंगे तो हमें ये वायरस से चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हाथ धोना, खुद को प्राणियों से एक विशेष रूप से बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में ना जाके सेफ डिस्टेंस पे रखना और सोशल एटिकेट्स फॉलो करना, ये सभी की जिम्मेदारी है और ये सभी ने उनके लाइफ में हमेशा पालना जरूरी होगा, निभाना जरूरी होगा। बहुत बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए हम बारंबार धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। आज के विषय कोरोना वायरस और संपूर्ण जानकारी विषय पर आपने इतनी गंभीर प्रश्नावली के माध्यम से जो उत्तर दिए हैं वो लाभान्वित करने वाले सिद्ध होंगे। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में कोरोना वायरस संपूर्ण जानकारी विषय पर आपने तमाम सारी जानकारी दी और काफी भ्रम भी दूर किए और ये भी कहा कि इस वायरस से घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ सावधानी आपको रखना है। और इसके लिए विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद राजेंद्र जी। मैं डॉक्टर मंगेश तिवस्कर, विविध भारती का और सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध फिजिशियन और मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंगेश तिवस्कर से बातचीत का विषय था कोरोना वायरस संपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।